नमस्कार, आप देख रहे हैं मंगलमय चैनल पर संस्था समाचार। मैं हूं रूपेश। पिछले 100 साल के दशक में चेन्नई में सबसे बड़ी बाढ़ आई, हजारों लोगों को बेघर कर गई और लाखों लाखों लोगों की मेहनत पर पानी फेर गई। बाढ़ में छोटे छोटे मासूम बच्चे, युवा, बुजुर्ग बचाओ बचाओ कहते कहते मौत की नींद सो गए। चेन्नई आज भी उसी दर्द से दहल रही है। हमारे देश की सरकार हर बार की भांति इस बार भी राहत पहुंचाने की बात कर रही है और सरकारी अंदाज से राहत भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज भी कई समाज सेवी संगठन रात दिन चेन्नई वासियों की सेवा करके नर की सेवा नारायण की सेवा का सूत्र वहां स्पष्ट कर दिखा रहे हैं। हम आपको उसकी भी झलक दिखाएंगे। साथ ही साथ आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी आपदाएं क्यों आती हैं, किस कारणों से आती हैं और ऐसी आपदाएं कब तक आती रहेंगी। ये सवाल का उत्तर आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ नए अंदाज में कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि जो सुनना आपके लिए बहुत जरूरी भी हो सकता है, नया भी हो सकता है। फिलहाल आइए हम आपको चेन्नई की ओर ले चलते हैं। आपने साउथ की फिल्मों या चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों में आलीशान बिल्डिंगों को भले ही देखा हो, पर आज चेन्नई में ऐसा नहीं देखा जा सकता, क्योंकि चेन्नई की कई बिल्डिंगें ढेर हो चुकी है और कई लोग रोड पर आ गए हैं। समुद्र के किनारे बसी चेन्नई दहल गई है। इसके कारण भी हमारे सामने स्पष्ट है। ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ता खतरा हर समय विश्व को चौपट करने की कगार पर खड़ा है और यही देखा गया चेन्नई में। अब हमें हर वो प्रयास करने होंगे जिससे हम आने वाले प्राकृतिक प्रकोपों से बच सके। इसलिए भारत का संत समाज आज भी प्रेरणा दे रहा है और ऐसी आपदाओं में सहायक बनकर नर की सेवा नारायण की सेवा के सूत्र को आगे बढ़ाकर मानवता का पाठ सिखा रहा है। हमारी ओजोन परत में 3 बड़े छेद हो चुके हैं, जिससे वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। इसीलिए विश्व में तमाम प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना आज हमें करना पड़ सकता है और आपदाएं सामने भी हमारे आ रही हैं। इसका पूरा विश्लेषण करते हैं इस रिपोर्ट में। ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए एक अहम भूमिका अदा करती है और धरती पर किरणों को सीधे आने को रोकती है, जिससे कि वातावरण में गर्मी का एक लेवल बना रहता है और हर जीव जीवन जीने की ओर आगे बढ़ पाता है। लेकिन आज जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। हमारे भारत के वैज्ञानिक मदन मोहन बजाज और कई वैज्ञानिकों का कहना है कि ईपी वेव्स के कारण बढ़ते प्रदूषण के कारण ओजोन परत पतली हो रही है और 3 जगह पर छेद भी हो गए हैं। पहला आर्टिक ओजोन होल, दूसरा अंटार्कटिक ओजोन होल और तीसरा तिब्बत ओजोन होल। ये होल होने के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम देखे जा रहे हैं। ईपी वेव्स और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों का कारण आज बनी है चेन्नई, जिसे आज हम उदाहरण के रूप में देख भी सकते हैं और इससे सीख भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणाम के कारण एल नीनो इफेक्ट उत्पन्न होता है, यानी समुद्र की सतह का पानी गर्म हो जाता है, जिसके कारण लो प्रेशर एरिया निर्माण होता है और अचानक भारी बरसात होती है। और यही उदाहरण आज चेन्नई में हमें देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर हम कब तक प्राकृतिक आपदाओं से जूझते रहेंगे। इस सवाल का हम उत्तर आपको सरल तरीके से समझाते हैं। हर तरीके से प्रदूषण उत्पन्न किया जा रहा है। निर्दोष पशुओं को कत्ल खाने में बड़ी बेरहमी से मार मार कर ईपी वेव्स को बढ़ाकर ओजोन परत को पतला किया जा रहा है। हम विदेशों की बात करें उससे पहले अपने भारत देश की ही बात कर लेते हैं। हमारे भारत देश में आज 36,000 वैध और 30,000 अवैध कत्लखाने चलाए जाते हैं, जिसमें रोज 1 लाख से ज्यादा पशुओं को बेरहमी से मार दिया जाता है। गौमांस निर्यात करने में भारत चावल और गेहूं को भी पीछे छोड़ गया है। इसलिए आज पूरे विश्व में भारत का पहला स्थान है गौमांस निर्यात करने में। वैज्ञानिक मदन मोहन बजाज का कहना है कि ईपी वेव्स उत्पन्न करने का कारण कत्लखाने हैं और सबसे ज्यादा ईपी वेव्स उत्पन्न की जा रही है कत्लखानों से, जिसके कारण अभी तक 2,70,00,000 वर्ग किलोमीटर में छिद्र हो चुका है। ओजोन परत में इतना बड़ा छेद होना पृथ्वी में रह रहे जीवों के लिए और उनके भविष्य के लिए बिल्कुल भी जरूरी है। इन सभी बातों को देखते हुए तभी
डॉक्टर मदन मोहन बजाज और डॉक्टर इब्राहिम जी का कहना है कि सन 2020 तक प्रलय संभव है। आज इन्हीं हालातों को देखते हुए सबसे बड़ा विषय ये नहीं है कि आज चेन्नई में बाढ़ आई है, अपितु नेपाल में भूकंप आ चुका है। आज के हालातों को देखते हुए सबसे बड़ा विषय ये है कि क्या हम आने वाले प्राकृतिक प्रकोप से जूझ पाएंगे, आने वाले प्राकृतिक प्रकोप कितने भयावह हो सकते हैं। इन बातों को बताकर हम आपको डराना नहीं चाहते, अपितु आपको अलर्ट करना चाहते हैं, जिससे कि इसके उपाय सुनकर आप आने वाले प्राकृतिक प्रकोपों से अपना बचाव कर सकें। हमने आपको प्राकृतिक प्रकोप आने के कारण के पहले पहलू से रूबरू कराया। अब हम आपको मुख्य दो पहलू से रूबरू कराएंगे। इसका रूबरू करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि ये नई जानकारी आपको नई प्रेरणा भी दे सकती है। हमारी भारतीय संस्कृति मुख्य 4 स्तंभ में टिकी हुई है। पहला गौ, दूसरा गंगा, तीसरा गीता और चौथा स्तंभ संत। और जिन 2 पहलुओं से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं उनका नाम है गंगा और संत। ये दोनों पहलू ग्लोबल वार्मिंग का लेबल बनाकर रखने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। गंगा वातावरण को शुद्ध रखने में बड़ा योगदान देती है। गंगा एक्शन प्लान NMCG की रिपोर्ट के अनुसार गंगा हिमालय से चलकर बंगाल की खाड़ी तक जाते जाते भारत के वायुमंडल को शुद्ध रखने में 60% योगदान देती है। पर दुर्भाग्य की बात तो यह है कि गंगा जैसी नदी को इतना दूषित कर दिया है कि आज विश्व की पहली नदी बन चुकी है गंगा नदी। इसी प्रकार हमारी भारतीय संस्कृति के चौथे स्तंभ संत होते हैं, जो कि भारत के प्राण को 100 में से 100% शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और पूरे विश्व को बिना कहे 24 घंटे ऑक्सीजन देते रहते हैं। पर आज पूरे विश्व के प्राण को बिना कहे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले संतों को एक साजिश के तहत खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम साजिशकारियों से अनुरोध करते हैं कि आज ऐसी हालत को देखते हुए संतों को सुरक्षा प्रदान करना, उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, ना ही कि खत्म करना, क्योंकि पूरे विश्व को आज फुल ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसीलिए साजिशकारियों को संतों का आदर करना चाहिए, क्योंकि ये विषय मात्र भारत का ही नहीं है, अपितु पूरे विश्व लेवल का है। फिलहाल हम आपको चेन्नई में चल रहे संत आसाराम जी बापू द्वारा सेवा कार्यों की झलकों को दिखाते हैं। चेन्नई में बाढ़ आई, लाखों लोग प्रभावित हुए, कई लोग रोड पर आ गए, पर संत आसाराम जी बापू के साधकों ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और बाढ़ ग्रासित लोगों की सेवा की। उन्हें कपड़े बांटे, भोजन बांटा, रहने के लिए टेंट मुहैया कराए, दवाएं बांटी, कैंप लगाए और लोगों को कहा कि हमें ऐसी आपदाओं में धैर्य रखना चाहिए। भगवान हम सब लोगों की रक्षा जरूर करेंगे। इन साधकों ने उनके सुख दुख को अपना समझकर कदम से कदम मिलाकर उनकी सेवा की और समाज के सामने यह पाठ रखा कि सेवा का सही ज्ञान संत ही देते हैं और उनकी प्रेरणा से हम ऐसी विनाशकारी आपदाओं पर विजय पा सकते हैं। इस बात का साक्षी हमारे देश का इतिहास रहा है। संत आसाराम जी बापू जेल में हैं। उनके साधक आज भी नर की सेवा नारायण की सेवा वाले मार्ग पर खरे उतर रहे हैं। 2.5 साल से संत आसाराम जी बापू को जेल में रखा गया है, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि 2.5 साल में कोर्ट आज भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई है और आरोप लगाने वाले सिस्टम के न हाथ हैं न पैर। फिर भी आरोप पे आरोप और तारीख पे तारीख लगाई जा रही हैं। एक भी आरोप 2.5 साल में कोई ठोस सिद्ध नहीं कर पाई है, न पुलिस कोर्ट के सामने रख पाई है, न कोर्ट ठोस डिसीजन दे पाई है। फिर भी एक संत के साथ खुलेआम जुल्म किया जा रहा है। हमारे देश के सीनियर लॉयर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बार बार बोल रहे हैं, आखिर ऐसे संतों को जेल में रखना ग्लोबल वार्मिंग के लिए कितना उचित है, पूरे विश्व के लिए कितना उचित है। आइए उन्हीं के आश्रम के एक साधक से पूछते हैं कि आखिर ये कहाँ तक ठीक है। सामान्य जीवों पर भी यदि अत्याचार होता है तो प्रकृति को सहन नहीं होता है और आपदाओं का सामना समाज को करना पड़ता है। तो ऐसे महान संत जिनकी समाज सेवा की पिछले 50 सालों से अविरत गंगा बह रही है, ऐसे निर्दोष संतों के ऊपर यदि अत्याचार होगा तो वाकई समाज का, हम लोगों का, सबका दुर्भाग्य है कि ऐसे संतों को हम पहचान नहीं पा रहे हैं।
इस सृष्टि को संतुलित करने में महापुरुषों का, संतों का, ऋषि मुनियों का बहुत ही महत्व का, बहुत अतुलनीय योगदान है। समाज को उनकी मानसिक स्थिति को बनाए रखने में, प्रकृति को सामान्य बनाए रखने में, समाज को उन्नत करने में संतों का जो योगदान है उसको शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। हम तो यही प्रार्थना कर सकते हैं सरकार को, न्यायपालिका को, कि वो बहुत अच्छे तरीके से विचार करे और भगवान उनको सत्प्रेरणा देवे कि न्याय करे और शीघ्रता करे उसमें। हमारे देश की सरकार को इन सभी बातों को देखकर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि आज जो हो रहा है वो भारत में अच्छा नहीं हो रहा है। अब हम आपको भारत के सुरक्षित भविष्य की ओर ले चलते हैं। हमारे कुछ सुझाव हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका की एल यूनिवर्सिटी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि मांस का उत्पादन ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, जिसमें गाय के मांस का उत्पादन करने के लिए अन्य पशुओं से 28 गुना ज्यादा जगह चाहिए होती है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने में 11 गुना ज्यादा योगदान देता है। संयुक्त राष्ट्र के UNFO की रिपोर्ट के अनुसार मांस को पकाने के लिए 85% से अधिक ईंधन की खपत होती है, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की लेवल को बढ़ा देता है। इसीलिए मांस के व्यापार को कम करना होगा और गोमांस खाने योग्य नहीं है। इस बात को इस्लाम धर्म में भी स्पष्ट किया गया है और हिंदू धर्म में तो है ही, अपितु गौ माता का जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि स्वीट स्टडी के अनुसार गाय से हमें 15,000 से भी ज्यादा लाभ होते हैं, जिनका लाभ लेने से हमारे सभी रोग मिटते हैं और प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्या का निदान होता है। जब भी वातावरण में प्राकृतिक आपदाओं जैसी समस्याओं का आगमन होता है, यह निर्दोष लोगों के ऊपर जुल्म होने का सबसे बड़ा संकेत होता है। भारत देश में आज साध्वी प्रज्ञा संत आशाराम जी बापू जैसे संतों पर जुल्म किया जाएगा तो प्रकृति में हलचल मचना संभव हो जाता है, जिसका हल निकालना आज की सरकार के लिए बहुत जरूरी है। भगवान सिंह सामाजिक कार्यकर्ता ने पीएम को लेटर लिखा था। लेटर लिखा है, उसमें कहा था कि पीएम ने भरोसा दिया है। आप क्या कहना चाहोगे वापस? हमारे कहने के दिन नहीं है, सहने के दिन। जुल्म सह रहे हैं और सहेंगे थोड़ा। कब तक वापस? अति हो गई। आप मनान तो उपवास रखने का विचार हो। वायुमंडल और ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ज्यादा से ज्यादा पंचवटी के वृक्ष लगाए जाए, जैसे तुलसी, नीम, पीपल, अशोक, वड आदि आदि। हमारे भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं और चारों के चारों स्तंभ पूरे विश्व को शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए भारत देश को चाहिए कि सबसे ज़्यादा जरूरी है इन 4 स्तंभों की सुरक्षा रखना। लेकिन चौथा स्तंभ जो संत हैं, उनकी प्रेरणा पाकर, उनके मार्गदर्शन पर चलकर हम बचे 3 स्तंभों को सुरक्षित भी कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान भी कर सकते हैं। गंगा को प्रदूषण मुक्त भी किया जा सकता है। बहुत सारे उपाय हैं। गीता का ज्ञान व्यापक किया जा सकता है। गौ माता को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और संत को सुरक्षित रखना, हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखना है, हमारे देश को सुरक्षित रखना है और पूरे विश्व को सुरक्षित रखना है। अगर संत हमारे सुरक्षित नहीं रहेंगे तो प्राकृतिक प्रकोपों के कारण आज हमारे सामने प्रैक्टिकल आ सकते हैं। इस बात को हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग, वैज्ञानिक स्वीकार रहे हैं। अब निर्णय आपके पास है कि आज हमारे लिए क्या उचित है। मंगलमय चैनल सबका मंगल चाहता है। सच से जुड़ी हुई खबरें हम आपको इसी प्रकार पहुंचाते रहेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।